वेलकम टू रमजान एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास पढ़ेंगे हिंदी में। समास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। समास इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कोई भी हिंदी का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, बीपीएससी टीचर्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समास से 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। आप लोग केवल समझ जाएगा लोग तो हो जाएगा। बहुत लोग कहता है हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल एकदम नहीं है, बस समझने की देरी है आप लोग को। तो इस समास क्या होता है पहले उसको जानते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्दों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे माता पिता, क्या हुआ? माता पिता। तो माता और पिता तो क्या बन गया? माता पिता। मतदाता, मत को देने वाला यानी वोट को देने वाला। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। पूर्व पद एक होता है आपको उत्तर पद। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कौन होता है और उत्तर पद कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। तो जैसे यहां पे माता हो गया और पिता हो गया, ठीक है। तो ये जो माता हो गया ये पूर्व पद हो गया। क्या हो गया? पूर्व पद। और जो पिता हो गया ये क्या हो गया? उत्तर पद हो गया, यानी बाद का पद हो गया। जैसे मतदाता है तो मत क्या हो गया आपका? पूर्व पद हो गया। और दाता क्या हो गया आपका? उत्तर पद हो गया। क्लियर है? समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। यानी जो शब्द का पहले का जो मतलब होता है उसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद का होता है उसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। इसमें दो चीज और होता है, गौण और प्रधान। गौण का मतलब होता है कि जिसका शब्द पे प्रभाव नहीं हो, और प्रधान का मतलब होता है कि जिसका शब्द पे प्रभाव हो। जैसे हम लोग कह दिए कि माता पिता में दोनों पद, पद अभी हम पढ़ा है, पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। कहने का मतलब हो गया कि दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी दोनों पद पर प्रभाव पड़ता है। इसमें गौण कोई नहीं होगा। गौण का मतलब है कि प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मतदाता हो गया, मतदाता हो गया, तो मत में हम लोग का पहला पद क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस शब्द पे कोई प्रभाव ही नहीं है। किस पे है? दाता पर है, वोट देने वाला पर है, तो ई पद प्रधान हो गया। इसको हम लोग आगे समझेंगे, अभी इसको आप लोग बस इतना ही याद रखिए कि दो पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है जी। आज दो चीज और होता है, गौण और प्रधान। गौण का मतलब हो गया कि जिसका शब्द पे प्रभाव नहीं हो, और प्रधान का मतलब हो गया कि जिसका शब्द पे प्रभाव हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समास का प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसको हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। हमने अभी बताया कि दो पद होते हैं, तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? द्वंद्व समास का हम उदाहरण देते हैं। माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन। तो ये दोनों जो पूर्व पद है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। राम पूर्व पद है, कृष्ण उत्तर पद है। तो ये दोनों पद प्रधान है, ये दोनों पद पे प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है। क्योंकि राम जी भी भगवान थे और कृष्ण जी भी भगवान थे। माता का भी उतना ही प्रभाव रहता है, पिता का भी उतना ही प्रभाव रहता है, भाई का भी उतना ही प्रभाव रहता है, बहन का भी उतना ही प्रभाव रहता है शब्द पे। तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों पद प्रधान है। तो जहां भी आप लोग को ऐसा शब्द मिले जिसका दोनों पद प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, कि जिसका एक पद प्रधान नहीं हो। मान के चलिए माता पिता है, यहां पे माता के जगह पे कोई कुछ और रहता जिसका पद प्रधान नहीं होता, तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं होता, कोई और समास हो जाता। क्लियर है आप लोग का? कि जिसका दोनों पद प्रधान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का द्विगु समास। द्वंद्व हो गया, अब हम लोग द्विगु पढ़ेंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं?
तो द्विगु में जिसका पूर्व पद यानी पहले का पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। इसको ऐसे समझते हैं जैसे सतमंजिला, सतमंजिला, सतमंजिला यानी सात मंजिल। तो जो सत हो गया आप लोग का क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और जो मंजिला हो गया क्या हो गया, उत्तर पद हो गया यानी बाद का पद हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले का पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक यानी गिनने वाला पद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। तो आपका सतमंजिला क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। नवरत्न, नवरत्न, नौ में संख्या का गुण हो रहा है तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। नौ पूर्व पद है जिसमें संख्यावाचक का बोध हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका, द्विगु समास हो गया। ठीक है, यानी जिस शब्द में पहले का यानी पूर्व का जो शब्द हो उसे हम लोग यानी पूर्व पद जो है उसे किसी संख्या का बोध हो रहा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, जिसका दोनों पद प्रधान रहता हो। इसमें क्या हो जाएगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो यानी उसको गिना जा सकता हो, संख्या का बोध हो रहा हो उससे, वो क्या हो गया आपका, द्विगु समास हो गया। याद रहेगा हमेशा, यानी कहीं भी एग्जाम में कोई शब्द दिया हुआ है जिससे पहले संख्या का बोध हो रहा है उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि पहले का पद यानी पूर्व पद जो हम लोग का होता है गौड़ होता है और उत्तर पद यानी बाद का पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे मतदाता, तो मतदाता में जो मत हो गया ये आपका क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और दाता क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद का प्रभाव ज्यादा रहता है, मत का कोई प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि मत देने वाला, मतदाता का मतलब हो गया मत को देने वाला यानी वोट देने वाला। तो इसमें देने वाला का प्रभाव है जी। अगर वोट देने वाला नहीं रहेगा तो मत का कोई प्रभाव रहेगा, कोई प्रभाव। तो मतदाता में क्या हो गया, दाता का यानी वोट को देने वाला का प्रभाव है, यानी इसमें उत्तर पद प्रधान हो। यानी जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। यानी कोई भी शब्द हो जिससे आपको ये बोध हो रहा है कि इसका बाद का पद प्रधान है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे घुड़सवार, तो घोड़सवार यानी घोड़े पे सवार, तो जो घोड़े पे सवार है वो ना प्रधान है जी, घोड़ा यहां पे प्रधान नहीं है। यानी जिसका उसका उत्तर पद प्रधान है यानी बाद का पद प्रधान है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन में दे देगा जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। या मतदाता कौन सा समास है, घुड़सवार कौन सा समास है, प्रेम सागर कौन सा समास है, तो ये सारे तत्पुरुष समास है। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि दोनों पदों से मिला के एक नया पद यानी एक नया अर्थ का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दो पद जो होते हैं दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है या ना ही गौण होता है। इससे दोनों पद से मिलकर एक नया अर्थ का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महात्मा, तो इसमें पूर्व पद या उत्तर पद दोनों का कोई मतलब नहीं होता है, इसका तीसरा मतलब हो जाता है महान आत्मा। महान आत्मा यानी जिस शब्द से किसी तीसरा अर्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है हम लोग का कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है कि जिसका पूर्व पद विशेषण हो। विशेषण किसे कहते हैं, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यानी जिस समास में, जिस शब्द में पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। नीलकमल, तो कमल क्या है, पूर्व पद है, सॉरी उत्तर पद है, और नील क्या है, पूर्व पद है। पहले का पद नील है और बाद का पद क्या है, उत्तर पद है। तो इसमें क्या हो गया, कमल जो है संज्ञा है और नील जो है कमल का विशेषता बतला रहा है यानी विशेषण है। नीला कमल, इसका अर्थ हो जाएगा नीला कमल। नीला कमल यानी कमल जो पूर्व पद है वो विशेषता बता रहा है संज्ञा का।
कर्मधारय में ये मतलब हुआ कि जिसका पूर्व पद विशेषण हो, उसको हम लोग कर्मधारय कहते हैं। तो यहां पे एग्जांपल एक आप लोग एकदम देख लीजिए कि नीलकमल, यानी पूर्व पद जो है विशेषण है, कमल का विशेषता बतला रहा है कि कमल नीला है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। और एग्जाम्पल है जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यानी एक सुंदर नारी का विशेषता बताया जा रहा है कि चंद्र के समान उसका मुख है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। पीतांबर, पीला अंबर, यानी अंबर का विशेषता बताया जा रहा है पूर्व पद में कि अंबर पीला है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। क्लियर है चीज? यानी कहीं पे जिक्र हो कि कर्मधारय यानी जिसका पूर्व पद विशेषण है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उससे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। या कोई जैसे नीलकमल दे दिया, अक्सर नीलकमल आता है कि नीलकमल कौन सा समास है, तो नीलकमल कर्मधारय समास है, क्योंकि नील जो है कमल का विशेषता बतला रहा है, यानी पूर्व पद जो है उत्तर पद का विशेषता बतला रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का अविभाव समास। इसमें क्या होता है कि जिसका पूर्व पद, जिस समासिक पद का पूर्व पद अवयव या उपसर्ग हो उसे हम लोग अविभाव समास कहते हैं। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ये होता है कि किसी शब्द के पहले कोई अवयव लगाकर और उस शब्द का मतलब बदल दिया जाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे जीवन है, जीवन है, जीवन के आगे आप लोग आ लगा दीजिएगा तो ये आजीवन हो जाएगा, तो यही तो आजीवन आपका उपसर्ग है। तो जिस समासिक पद में पूर्व पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, यानी अवयव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथास्थान, यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार, तो स्थान में हम लोग यथा लगा दिए यानी उपसर्ग लगा दिए, पूर्व पद इसका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, तो ये क्या हो गया आपका अविभाव समास हो गया। तो क्लियर हो गया समास। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।